बताओ। साउंड नहीं आ रहा क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है कि नहीं? कंफर्म करो एक बार। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। तो तुम लोग को नींद आ रहा है अभी तक क्या? अभी सोए कौन उठा है? ऋषु? वाह, अभी सो के उठे हो? अच्छा, 9 बजे उठ गया था। खा पी के आए हो कि नहीं? ब्रेकफास्ट करके आए हो तुम लोग? कोई है सर जो ब्रेकफास्ट करके नहीं आया? चलो, ब्रेकफास्ट अगर नहीं भी करके आया तो क्लास तो करना पड़ेगा यार। आज आई थिंक क्लास क्लास हो सकता है। देखते हैं, अगर देखने का सवाल नहीं, आज ही लास्ट क्लास होने वाला है। कल ही मेरा टिकट है तो वैसे यूनिटी में 2 पेपर भरे हैं। कोई बात नहीं, भरो, एग्जाम दो। सीयूटी सेट। अलग अलग एग्जाम होगा। 2 पेपर क्यों भरे हो तो फिर? आई थिंक वो तो इतना याद नहीं है, बट जो कंपलसरी होता है तुमको भरना ही पड़ेगा। जो अलग से तुम भरते हो, कौन से भरना था? मेरे को दिखाना, डीएम करना थोड़ा। क्या ऑप्शन दे रहा है पेपर्स में? ठीक है, तो बताओ। हम लोग लास्ट कल कॉल किए थे मैंने। हाँ यार, तुम रात को 11 बजे कॉल करेगा तो थोड़ी उठाएंगे हम, बताओ। मैसेज किया करो, ठीक है? कॉल मत किया करो मेरे को। अगर कोई इशू है तो जस्ट डीएम मी, डोंट कॉल मी। तो क्या पढ़े थे हम लोग कल लास्ट क्लास में? बताओ, हमको तो याद नहीं है। बताइए जनाब, आप लोग भूल गए क्या? डेडलॉक? अच्छा, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। डेडलॉक पढ़े हम लोग लास्ट में, सेटिंग कंडीशंस था, हुआ था बस। अच्छा, हाँ तो वो 4 कंडीशन क्या क्या है बताओ मेरे को चार्ट में एक बार। व्हाट आर दी 4 कंडीशंस ऑफ डेडलॉक? बताइए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, देन बताओ बताओ। नॉन प्रियम्पशन नहीं, नो प्रियम्पशन। कंप्लीट सर्कल। ठीक है, बस अलग तुम नाम दे दिए, सेंस तो वही बनता है। ठीक है, हीप कहाँ से आ गया भाई? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रियम्पशन, होल्ड एंड वेट, हीप कहाँ से आ गया इसमें?
होल्ड इन वेट एंड देन सर्कुलर वेट। याद आया? हम्म करेक्ट करेक्ट। एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, बताओ एक बार मेरे को। तीन जो हम लोग पढ़े थे 2-3 क्लास पहले, कंडीशंस फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। एक तो सेम है, ये सेम है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेम है। और दो, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन नहीं प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यस। बाउंड वेट हाँ बोल सकते हो, बाउंडेड वेट बोलते हैं उसको। बढ़िया, चलो याद तो है तुम लोगों को थोड़ा बहुत। और पूछते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चंस। क्या पूछे बताओ। हम्म, ये तुम्हारा राउंड रॉबिन जो होता है वो प्रिएम्प्टिव होता है कि नॉन प्रिएम्प्टिव होता है? बोलो। डेडलॉक अवॉइड कैसे करते हैं भैया, बता रहे हैं भाई, एक सेकंड रुक जाओ। प्रिएम्प्टिव, करेक्ट। प्रिएम्प्टिव क्यों होता है? बताओ। वाई अराउंड टाइम क्वांटम, करेक्ट 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 करेक्ट। और और लाइक सेमाफोर के अंदर, काउंटिंग सेमाफोर के अंदर एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कितना प्रोसेस हो सकता है? वन और मोर देन वन? समझो, सुनो पहले एक बार हम क्या पूछे। स्नेहा इज करेक्ट, मल्टीपल। वन क्यों बोल रहे हो यार, हम अभी क्या बोल रहे तुम लोग समझे? हम पूछे सेमाफोर के अंदर, काउंटिंग सेमाफोर के अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कितने प्रोसेस हो सकता है? यस, बाइनरी के अंदर वन होता है, करेक्ट। राइट स्नेहा। ठीक है, काउंटिंग के अंदर मल्टीपल होता है। तो वहां पे हम लोग लाइक डिसाइड करते हैं ऑब्वियस, या हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक टाइम पे कितना प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है। ठीक है, बढ़िया है। और पूछते हैं मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर कितना सीपीयू होता है? वन और मोर देन वन? मोर देन वन, करेक्ट। ये तुम लोग को याद है, बढ़िया बढ़िया। एंड बढ़िया बढ़िया, तुम लोग को सबको पता है। एंड इफ लाइक इफ आई टॉक अबाउट मल्टी प्रोग्रामिंग, उसमें कितना सीपीयू होता है? वन, करेक्ट, एकदम करेक्ट। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अगर मेरे पास 7 प्रोसेस है, ठीक है, और वो हर बार कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है, मतलब एक गाइड चार्ट में जो हम लोग बनाए थे एल्गोरिथम्स में, गाइड चार्ट में वो बार बार ये मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वहां पे हो रहा है। हमारे पास 7 प्रोसेस है, एक भी बार 2 प्रोसेस एक टाइम पे सेम नहीं आ रहा। तो अगर हम पूछे कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग विल हैपन हियर, तो तुम लोग क्या जवाब दोगे? 7 प्रोसेस है, करेक्ट। फिर से स्नेहा करेक्ट। यार 6 कैसे होगा? हम बताए भी थे कि जब तुम लोग बनाते हो वो चार्ट, तो स्टार्टिंग का और एंड का उसको काउंट मत करो प्रोसेस को, वहां पे थोड़ी होता है स्विचिंग। तो अगर मेरे पास 7 है प्रोसेस, तो वहां 5 होगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, समझे? हम्म। और पूछे, बोलो। है, मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है। और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? प्रोसेस स्टेट में, रनिंग स्टेट में, प्रोसेस स्टेट के अंदर रनिंग स्टेट में एक टाइम पे कितना प्रोसेस आ सकता है? एक, ये तो आसान था यार। हाँ करेक्ट करेक्ट, दिस वाज इजी।
थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए। डिफिकल्ट में क्या पूछे यार, बताओ। सब तो तुम लोग को आता ही है लगभग। आप इतना अच्छे से पढ़ा दिए हैं कि याद है। अच्छा, ऐसा क्या? बढ़िया यार। क्या पूछा जाए और? क्या पूछा जाए? क्या पूछा जाए? टर्न अराउंड टर्न टर्न आपकी मेहनत रंग लाई, वो तो पता है मेरे को। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टीईटी का फॉर्मूला क्या होता है? बीटी माइनस एटी गलत। सीटी माइनस एटी करेक्ट। यस। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करेक्ट। तो ये छोटा मोटा मिस्टेक मत करना यार। एंड इफ आई आस्क अबाउट वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट, एकदम करेक्ट। तुमको तो लगता है रिवीजन का जरूरत ही नहीं है। सब तो तुम लोग को याद है यार। इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं क्या हम? हम्म, लगता है अब थोड़ा खराब करना पड़ेगा। क्या बोलते हो? बस यार, अब आई थिंक अभी जो पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे डेडलॉक का जो कंडीशन है चार, वो हम लोग कंप्लीट किए थे, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट, होल्डन वेट, एंड लास्ट में क्या था? नो प्रियम्पशन, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं डेडलॉक अवॉइडेंस या डेडलॉक डिटेक्शन टाइप में बोल सकते हो कि लाइक हम लोग डेडलॉक हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, आरएजी, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। थोड़ा उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि डेडलॉक को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? चलो, सब तो पढ़ लिए थे हम लोग। अब इसको पहले हटाते हैं यार, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? आर ए जी। रिकॉर्डिंग भी करना है ना? जो क्लास नहीं करता लोग रिकॉर्डिंग देखता भी है कि मेरा रिकॉर्डिंग करना वेस्ट जा रहा है? बताइए। पता नहीं क्यों इतना कम ज्वाइन करता है। चलो, तो हम लोग पढ़ते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, आर ए जी। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, फटाफट खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़े जो लास्ट क्लास में कि डेडलॉक कैसे होता है, और मोस्टली जो डायग्राम दिखता है ना, इस टाइप सर्कुलर डायग्राम दिखता है, उसमें मोस्टली तुम्हारा डेडलॉक आता है। मोस्टली, हर टाइम नहीं, कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। तो आरएजी आरएजी का कॉन्सेप्ट है, इफिशिएंट कॉन्सेप्ट है, जो क्या बताता है कि तुम्हारा जो डायग्राम है, हम लोग क्या करते हैं ना कि जो प्रोसेस रिसोर्स को अगर एलोकेटेड है या वो रिक्वायर्ड है, तो उसको यूज करके हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसको मतलब क्या बोल सकते हो कि ग्राफिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो करने के बाद हम ये जज करते हैं कि उसमें डेडलॉक आएगा कि नहीं। समझे? कि प्रोसेस और रिसोर्स के बीच में एक ग्राफिकल हम बनाते हैं डायग्राम, और डायग्राम बनाने के बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर डेडलॉक होगा कि नहीं।
और वो काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे हेल्प लेते हैं आरएजी का, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। समझे कि हम क्या बोले? फिर से बोलते हैं एक बार। प्रोसेस और रिसोर्स के बीच में जो रिश्ता होता है, ये जो रिलेशन होता है प्रोसेस और रिसोर्स के बीच में, उसको हम एक डायग्राम मतलब ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम बना के। और डायग्राम बनाने के बाद वहां पे हम ये चेक करते हैं कि उसमें डेडलॉक आएगा कि नहीं। मतलब मेरे को ये पता है कि कौन सा प्रोसेस को कितना रिसोर्स चाहिए और उसी टाइम पे कितना रिसोर्स कौन सा प्रोसेस के पास है। तो वो सब सब समझ के हम बस ग्राफिकली डिजाइन करते हैं डायग्राम। ठीक है। और डायग्राम बिल्ड करने के बाद हम लोग वो जज करते हैं कि उसमें डेडलॉक आएगा कि नहीं। मतलब बोल सकते हो कि डेडलॉक का पहले पता करने के लिए, डेडलॉक का पता करने के लिए हम लोग आरएजी यूज करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब समझे क्या? चलो बढ़िया। सिंपल, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं और इसमें कुछ रॉकेट साइंस है भी नहीं। सिंपल डायग्राम है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बस हम लोग ये पता कर रहे हैं कि उसके अंदर डेडलॉक होगा कि नहीं होगा। ठीक है। उसके अंदर उतना हम घुसेंगे नहीं। इसका एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आता है। मतलब इंटरव्यू के टाइम में नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि अगर तुम लाइक काफी डीप चला गया तो पूछा जाएगा कि व्हाट इज आरईजी। ठीक है, ठीक है। वैसे आई थिंक जो न्यूमेरिकल जो होता है डायग्राम बना के, वो न्यूमेरिकल मोस्टली आता है एग्जाम एग्जाम में, एंड सेमेस्टर मिड सेमेस्टर में। बट वो भी हम बताएंगे, बट अभी नहीं बताएंगे। ठीक है। हम ओवेस में कुछ कुछ टॉपिक छोड़ रहे हैं फिलहाल, जो हम पढ़ाएंगे बाद में, लाइक जो इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। ठीक है। चलो तो दिखते हैं इसमें कि RAG is the most efficient and convenient way to represent the state of the system. Means in our system, how the processes are allocated to the processes and resources and multiple resources, and to represent it, that we use RAG. अभी हम जो लिखे हैं वो समझे क्या? सिंपल सा, देखो क्या लिखे। RAG is the most efficient and convenient way to, कौन था यार, फिर चला गया। RAG is the most efficient and convenient way to represent the state of the system. ठीक है। स्टेट मतलब क्या है कि जो सिस्टम के अंदर रिसोर्स और प्रोसेस के बीच में रिश्ता कैसा दिख रहा है, रिलेशन कैसा दिख रहा है। State of the system means in our system how the processes are allocated to the processes and multiple resources. जो प्रोसेस होता है वो होता है कनेक्टेड प्रोसेस के साथ भी और रिसोर्स के साथ भी। तो how they are connected we represent it using a graphical way, and that graphical way is called RAG, resource allocation graph. समझे क्या? बताओ चैट में मेरे को एक बार। बढ़िया। तो RAG is the most suitable graph to represent that whether in our system there is deadlock or not. ठीक है। कि तुम्हारा आरएजी जो होता है वो बहुत सुटेबल और सबसे अच्छा तरीका है डेडलॉक फाइंड करने का। ठीक है। अब इसका कुछ कुछ टाइप्स होता है, लाइक एवरी ग्राफ जो होता है, एवरी ग्राफ हैज टू थिंग्स। तुम लोग आई थिंक डीएसए में थोड़ा बहुत अगर ग्राफ पढ़े होगे, तुम लोग को पता होगा कि ग्राफ के अंदर दो चीज होता है, एक होता है एज, एक होता है वर्टेक्स। पता है ना? बोलो। वर्टेक्स। यस। इसका भी दो टाइप,
सबसे पहला टाइप प्रोसेस का वर्टेक्स, प्रोसेस वर्टेक्स, ठीक है। और सेकंड रिसोर्स का वर्टेक्स, ठीक है। लेकिन ये रिसोर्स का वर्टेक्स के अंदर दो टाइप आता है इसका, रिसोर्स का वर्टेक्स के अंदर दो टाइप आता है इसका। सबसे पहला हो गया सिंगल इंस्टेंस, एंड सेकंड आता है, अरे यार कैसे हो, मल्टीपल इंस्टेंस। अगर हम डायग्राम बना के दिखा देते तो रिसोर्स दिखता है मोस्टली ऐसे, मतलब हम लोग ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और अगर उसके अंदर हमारा सिर्फ सिंगल डॉट रहा, हमारा हो गया सिंगल इंस्टेंस। और वही डब्बा के अंदर अगर मल्टीपल डॉट्स रहा, दोज आर मल्टीपल इंस्टेंसेस, ठीक है। और प्रोसेस का जो वर्टेक्स है, मतलब वही तुम्हारा सिंपल वर्टेक्स है उसका, बना ही देते ये प्रोसेस पी। फिर आता है एज, फिर आता है एज। एज का भी दो टाइप होता है, सबसे पहला असाइंड एज, असाइंड एज, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये तुम्हारा रिसोर्स है और ये तुम्हारा प्रोसेस है। पी प्रोसेस है, और यहाँ पर जो डायग्राम होगा वो तुम्हारा ये होगा इस टाइप से, जो कल बताए भी थे, एरो होगा उस साइड, मतलब दिस रिसोर्स इज एलोकेटेड टू दिस प्रोसेस, ये एलोकेटेड है पहले से, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये है आपका रिसोर्स, रिसोर्स, ठीक है। और सेकंड जो टाइप होता है वो होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। सेम इसी का डायग्राम को उल्टा खाली कर दो, यहाँ पे तुम बना दो प्रोसेस को, इसी करो, इसको ऐसे कर दो रिसोर्स, यहाँ गया प्रोसेस, इसके अंदर प्रोसेस, इसके अंदर रिसोर्स, बट यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट का डायग्राम कैसे होगा, P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर आर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? बताओ मेरे को चैट में एक बार कंफर्म करो, सब कोई, सब कोई, बढ़िया। तो देखो, अगर तुम्हारा ये एग्जाम में अगर आएगा भी ना, लाइक अगर तुम न्यूमेरिकल देखते भी हो, तो क्वेश्चन इस टाइप से होगा, मतलब आरएजी जो तुम्हारे पास होगा वो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, आरएजी विल बी गिवन एंड यू हैव टू, क्या, माइक एक्सेस दे। यार तुम लोग माइक दो तो एक टाइम पे अगर सबके बोलेगा हाँ हाँ हाँ, अब मेरे को तो अच्छा लगेगा कौन बोल रहा है हाँ, कौन बोल रहा है नहीं, टाइप पे मेरे को नेम दिखता है ना। जब माइक का एक्सेस देने का टाइम तो तुम देते ही तो है। is deadlock, collision RG will be given and you have to check is deadlock occurs in that RG or not, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास RG दिया रहेगा, तुमको वो डायग्राम देख के बताना है कि वो उसमें उसके अंदर डेडलॉक होगा कि नहीं। वो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फिलहाल अभी नहीं बताएंगे, बताएंगे हम बाद में, ठीक है। तुम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और जाते हैं डेडलॉक हैंडलिंग में, डेडलॉक हैंडलिंग। समझ में आ गया ना वो ऊपर जो आरएजी पढ़ा है वो वाला?
बताओ चैट में एक बार फटाफट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ, तो वी हैव व्हाट, वी हैव various methods to handle deadlock. Various, ठीक है। सबसे पहला आता है डेडलॉक इग्नोरेंस, मतलब हम डेडलॉक को इग्नोर कर देंगे, डेडलॉक इग्नोरेंस। सेकंड आता है डेडलॉक प्रिवेंशन। थर्ड आता है डेडलॉक अवॉइडेंस। फोर्थ आता है डेडलॉक डिटेक्शन। ये सब तुम लोग पढ़े हो क्या? आई थिंक पढ़े हो गए, बताओ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हैं। हाँ तो ये सब कॉमन है, जो ऑलवेज पढ़ता है वो लोग पढ़ता नहीं। डेडलॉक इग्नोरेंस, ठीक है। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें नाम में क्या लिखा हुआ है, इग्नोरेंस, मतलब मेरे को इग्नोर करना है। और अभी तक का जो है सबसे इफेक्टिव तरीका डेडलॉक को खत्म करने का इस इग्नोरेंस है, ठीक है। तुम्हारा जो लैपटॉप होता है ना, मैकबुक चाहे विंडोज चाहे तुम्हारा फोन, हम लोग यही टेक्निक यूज करते हैं डेडलॉक इग्नोरेंस का। मतलब अगर यहाँ को अगर डेडलॉक आ गया तुम्हारा सिस्टम पे तो लैग होगा, तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है कि, मतलब तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है, बस तुम्हारे पास एक ही तरीका है कि तुम उसको स्विच ऑफ कर दो या रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेडलॉक आ भी रहा है तो उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। आया, हम सिस्टम को कर दिए शट डाउन या रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको अलग से तरीका नहीं निकाल रहे हैं। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग क्यों इसमें अपना फोकस नहीं करते हैं। सबसे पहले डेडलॉक बहुत रेयर होता है। ऐसे तो है नहीं कि तुम्हारा फोन हर दिन लैग कर रहा है, ठीक है, या लैपटॉप तुम्हारा अच्छा लैपटॉप अगर होगा तो तुम्हारा लैपटॉप हर दिन लैग नहीं करेगा। बहुत रेयर होता है कि डेडलॉक कंडीशन आता है। तो हम लोग अपना ओएस को या अपना सिस्टम में अलग से डेडलॉक हैंडल करने के लिए कोड लिख के उसको क्यों हम बल्कि बनाएं, जो केस बहुत रेयर हो सकता है। लाइक कभी कभी लैपटॉप में, बहुत लोग का लैपटॉप में लैग नहीं होता है, मैकबुक में देख, जो मैकबुक यूज करता है उसका लैपटॉप में कभी लैग नहीं होता। तो जो काम बार बार नहीं हो सकता, बहुत रेयर है, उसके लिए हम लोग अलग से कोड लिखने की आवश्यकता नहीं। तो अगर कोई डेडलॉक आएगा भी तो हम उसको इग्नोर करने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम को शट डाउन कर देंगे या रीस्टार्ट कर देंगे। समझ में आया क्या डेडलॉक नॉलेज? बताओ चैट में एक बार मेरे को, ठीक है। सिंपल था, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आई थिंक इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रिच मेथड, ठीक है, इसी का एक और नाम है ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम या ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच, पता नहीं स्पेलिंग देख लेना यार, ऑस्ट्रिच का स्पेलिंग ऑस्ट्रिच मेथड। क्यों उसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच मेथड? क्योंकि तुम देखना जब ऑस्ट्रिच जो होता है शुतुरमुर्ग, वो भी अगर कोई लाइक मुसीबत आता है तो वो उसको फेस नहीं करता है, उससे छुपने का ट्राई करता है। जो होता है शुतुरमुर्ग में, अगर उसको लगे उसके लाइक उसके पास में कुछ डेंजर आ रहा है या कोई जानवर आ रहा है उसके पास उसको खाने के लिए, तो वो कोई बालू का टीला में या तुम्हारा कोई होगा ना सैंड का टीला में अपना मुंडी घुसा लेगा, और उसको वो करके लगता है कि हम सेफ है, क्योंकि उसका पूरा शरीर बाहर है, ठीक है, बस उसका मुंडी उस सैंड के अंदर है। इसीलिए उसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच मेथड। इसके यहाँ पीछे और कोई लॉजिक है नहीं यार, ठीक है, पता नहीं ऐसा लंद फंद नाम खाया देता है, ठीक है। तो whenever deadlock occurs in a system, simply ignore it, ignore it. It is widely used in Windows and Windows and Linux. When our system hang, then we directly ignore it, ignore it, and power
ऑफ आर, ठीक है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं और यही वाला मेथड यूज भी होता है। तुम लोग कभी सोचे हो कि लैग होने के बाद तुम कुछ करते हो, लाइक कुछ अपना तरीका निकालते हो या फिर एप्लीकेशन चलाते हो? नहीं, बस लैग से बचने का एक ही तरीका है, सिस्टम ऑफ कर दो फिर चालू करो, रीस्टार्ट करो, ठीक है। ये लिख देते हैं पॉइंट लगा के, डेडलॉक occurs very rare, so no need to write code to prevent deadlock in ops, ठीक है। हाँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? बताओ एक बार चैट में मेरे को। बोला सब कोई? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। सेकंड में क्या है? डेडलॉक प्रिवेंशन। देखो इसमें क्या होता है ना, डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या होता है, जैसे हम लोग ये बोल रहे हैं कि लाइक जब डेडलॉक आता है, मतलब अगर मेरे पास हम डेडलॉक को इग्नोर नहीं कर रहे हैं तब क्या होगा। अगर डेडलॉक इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब डेडलॉक आता है ना तो उसके बाद सोचते हैं कि उसके लिए सोल्यूशन क्या होगा। मतलब डेडलॉक के आने के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको सॉल्व कर दे, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि प्रिवेंशन में हम लोग क्या करते हैं कि डेडलॉक के आने के बाद उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। हम लोग डेडलॉक जो होगा उससे पहले अपने पास सोल्यूशन एक रखेंगे। अगर वो डेडलॉक आएगा तो उसको सोल्यूशन लगा के उसको सॉल्व कर देंगे। और ये इग्नोरेंस को छोड़ के तीनों का तीनों प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। ये सब यूज नहीं होता, भले ऐसे मत थ्योरी है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि डेडलॉक का जो आने के बाद हम लोग सोल्यूशन ढूंढते थे कि डेडलॉक को कैसे हैंडल करें, उससे बढ़िया है कि डेडलॉक का होने से पहले अपना एक सोल्यूशन तैयार करके रखें हम, ताकि जब भी डेडलॉक आए वो सोल्यूशन अप्लाई करके उसको सॉल्व कर दे। समझे क्या क्या हम बोले? बताओ चार्ट में एक बार। कोई डाउट है क्या? सिर्फ एक ही बताया, फिर से बताएं। बोला ठीक है, चलो देखो, ये प्रिवेंशन हम लोग ये बता, जैसे हम लोग इग्नोरेंस बताएं सबसे पहले कि अगर डेडलॉक आया तो इग्नोर कर देंगे। प्रिवेंशन में हम लोग ये बता रहे हैं कि जब भी डेडलॉक आता है ना तो उसके बाद तुम सोल्यूशन निकालने से अच्छा डेडलॉक आने से पहले तुम उसका सोल्यूशन निकाल के रखो। जब भी डेडलॉक आएगा, जो तुम निकाल कर रखो सोल्यूशन, उसको अप्लाई करके उसको तुम सॉल्व करोगे। मतलब यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि उससे वो एक कहावत नहीं है कि लाइक, क्या तो है कि लाइक भोज के समय कोहड़ा रोपना। प्रिकॉशंस तो ठीक है, वो अच्छी बात है। तो एक कहावत वही है कि जब तुम्हारे पास वो लाइक काम आया तो तुम उस टाइम सीख रहे हो उसको। लाइक तुमको वेबसाइट डेवलप करने के लिए दिया, बोला मेरे को कल चाहिए वेबसाइट, अब तुम एक दिन में सीख रहे हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। हम बस यही बोल रहे हैं कि तुम पहले से सीख के रखो, पहले से सोल्यूशन निकाल के रखो। फीवर से पहले तबीयत खराब कर खरीद लेना, हाँ ठीक है, वही वही। तो तुम लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहो, सोल्यूशन बना के हम पहले से प्रिपेयर्ड है, ठीक है। और जब डेडलॉक आएगा तो उसको हम लोग अप्लाई करके उसको सॉल्व कर देंगे। अब समझ में आया क्या? बोलो। चलो, द टाइम when the deadlock occurs, we are trying to find solution, but it's better it's better to find it before the deadlock, ठीक है। occur, सिंपल है, कोई उतना रॉकेट साइंस नहीं। तो यहाँ पे when all four conditions are, deadlock is
ट्रू, then the deadlock will occur, so we try to false into the for conditions. अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे तो प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब अगर डेडलॉक को रोकना चाहें तो मेरे पास क्या तरीका है, बताओ तो एक बार। अगर हम डेडलॉक को रोकना चाहें तो कोई तरीका है ऐसा जिससे हम डेडलॉक रोक सकते हैं? बोलो। हल्का सा दिमाग लगाओगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा। हल्का सा लॉजिक लगाओ वहाँ पे। अच्छा ठीक है, सुनो। हम लोग डेडलॉक के लिए जो 4 कंडीशन लिखे थे, याद है? जो 4 कंडीशन था, अगर वो चारों कंडीशन सही होगा तब डेडलॉक होगा। तो अगर हम चारों में से एक कंडीशन रॉन्ग कर दें, कोई तरीका से एक कंडीशन हम गलत कर दें, तो क्या डेडलॉक खत्म नहीं हो जाएगा? बताओ चैट में मेरे को एक बार। हम्म। तो वही बोल रहे हैं कि जो चारों कंडीशन था जिससे जिससे डेडलॉक आ रहा था, उसमें से अगर हम एक कंडीशन रॉन्ग कर दें, ठीक है, और जैसे ही वो कंडीशन रॉन्ग हो मतलब उसमें डेडलॉक नहीं आएगा। तो इसका वही इस मतलब ये सेंस है। सॉल्यूशन पहले से तैयार करने का मतलब कि दिस अल्गोरिथम या दिस मेथड विल ट्राई टू नेग्लेक्ट, और क्या बोल सकते हैं कि वो एक चारों में से एक कंडीशन को रॉन्ग करना चाह रहा है। अगर एक भी कंडीशन को अगर रॉन्ग कर दिया तो वहां पर डेडलॉक नहीं आएगा, और वही इसका प्रायर सॉल्यूशन है। समझे क्या बोले हम? बोलो। यस। when all four condition for deadlock is true, then the deadlock will occur. So we try to false any of these 4 condition और all 4 condition, any of 4, ये अगर पॉसिबल हो तो हम सबको फॉल्स कर सकते हैं, और all 4 conditions to prevent deadlock। समझे क्या हम जो यहाँ पे लिखे? बताओ मेरे को चैट में एक बार, सबको बताओ। सिंपल है ना? इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड, डेडलॉक अवॉइडेंस। कौन लीव ज्वाइन मत किया करो यार प्लीज। देखो अवॉइडेंस में क्या हो रहा है, देखो जैसे ध्यान से सुनना। हम लोग कि जो डेडलॉक आकार क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग प्रोसेस को कोई रिसोर्स के साथ मतलब एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। किसी को रिसोर्स चाहिए, किसी के पास कुछ है, किसी को और कुछ चाहिए। तो अवॉइडेंस में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्रोसेस को रिसोर्स देने से पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि वो सेफ है कि नहीं। समझो एक बार ध्यान से। यहाँ डेडलॉक कब आता है? जब कोई प्रोसेस के पास कोई रिसोर्स होता है और उसको कुछ चाहिए होता है, मतलब R1 उसके पास है और R2 उसको चाहिए होता है। तो अवॉइडेंस हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो देने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो जो देने के बाद वो सेफ होगा कि नहीं। सेफ मतलब क्या, कि इसमें अगर हम इसको मतलब इसको एलोकेट करेंगे तो क्या यहाँ पे डेडलॉक होगा कि नहीं। सेफ मतलब वही होता है, ठीक है। तो हम लोग जब भी प्रोसेस को रिसोर्स साथ एलोकेट कर रहे होंगे उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि वो सेफ है कि नहीं। या सेकंड कंडीशन ये है कि एलोकेट करने के बाद अगर डेडलॉक बाय चांस आ जाए तो क्या उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं। सुनो फिर से एक बार क्या बोले हम लोग नॉर्मली प्रोसेस को एलोकेट करते हैं रिसोर्स के साथ। कुछ और रिसोर्स होता है प्रोसेस के पास, उसको कुछ और चाहिए होता है, और वही सिचुएशन पे डेडलॉक अकर होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब भी हम प्रोसेस रिसोर्स को एलोकेट करेंगे उस टाइम पे हम ये चेक करेंगे कि वो सेफ है कि नहीं। सेफ मतलब कि वहां पे अगर अगर हम रिसोर्स उसको एलोकेट करेंगे
तो वो क्या डेडलॉक अगर करेगा, क्या डेडलॉक अराइज करेगा क्या? अगर वो डेडलॉक अराइज करेगा तो वो सेफ नहीं है, तो उस टाइम पे हम प्रोसेस को रिसोर्स नहीं देंगे। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हम दे भी दे, ठीक है, अगर हम दे भी दे और बाई चांस डेडलॉक आ जाए, तो क्या हम लोग डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं? समझे कि नहीं बताओ, मेरे को चार्ट बताओ, कंफर्म करो एक बार। अभी जो हम बताएं वो समझ में आया? सबको मतलब सबको ही, एक दो नहीं। बढ़िया। किसी को डाउट नहीं आ रहा है यार? तुम लोग इतना अच्छा तो नहीं पढ़ा सकते। कोई तो बोले कि मेरे को समझ नहीं आया, फिर से बताइए। सर माना नहीं है, बता रहे हैं पहले, ठीक है? अगर तुम डाउट है तो बेझिझक पूछो, ठीक है? हम नहीं चाहते कि एक भी बच्चा को समझ में नहीं आए और हम आगे बढ़ जाए। हाँ बोलो। मतलब तुमको नहीं आया समझ में? चैट में लिख के बताओ ना यार। अच्छा, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है? देखो, सुनना ध्यान से। हाँ, डेडलॉक अवॉइडेंस में ये हो रहा है, जैसे हम लोग डेडलॉक कब आता है? जब हम लोग कोई प्रोसेस को रिसोर्स का एलोकेट करते हैं। मतलब कोई प्रोसेस के पास कुछ रिसोर्स है, उसको और कुछ चाहिए होता है, ठीक है? तो वो जो काम हो गया, लाइक हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि किसी प्रोसेस को हम रिसोर्स देने से पहले ये चेक करेंगे कि वो सेफ है कि नहीं। सेफ का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? कि सेफ मतलब ये है कि अगर हम प्रोसेस को उस रिसोर्स के साथ एलोकेट करेंगे, तो वहां पे डेडलॉक आ सकता है। अगर आएगा तो वो अनसेफ है, और अगर नहीं आएगा तो वो सेफ है। ये हम चेक करेंगे, पहला कंडीशन। और सेकंड कंडीशन, अगर बाई चांस ये सब सब चेक करने के बाद बाई चांस अगर डेडलॉक आ जाए, तो हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं, या उसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है? ये दोनों कंडीशन चेक करने के बाद हम प्रोसेस को रिसोर्स देंगे। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। बताओ, चार्ट में लिखो, एक बार कंफर्म करो। चलो बढ़िया। तो वी आर गिविंग वी आर गिविंग resources to the process, and whenever we give resources to the process, then we check whether it is safe situation or not, and after allocating the resource to the process, we also check is it avoidable or not। ठीक है, सिंपल है। इसको हम लोग लिख दिए, एक पॉइंट लिखते हैं कि फॉर एवरी रिसोर्स allocation we check whether it is safe or unsafe। कोई अनसेफ मतलब वहां डेडलॉक आ सकता है, अनसेफ, whether it is unsafe or unsafe। and to do this task we use Banker's algorithm। ये एल्गोरिथम को लोग नाम सुने होंगे, आई थिंक सुने होंगे। Banker's algorithm बताओ चैट में एक बार। नहीं सुने हो? हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है ये Banker's algorithm। आई थिंक कोई पढ़ाया नहीं होगा, बट इम्पॉर्टेंट है। लाइक डायरेक्टली यहाँ पूछ लेता है इंटरव्यू के टाइम पे कि व्हाट इज द बैंकर्स एल्गोरिथम। वैसे इससे न्यूमेरिकल बनता है मोस्टली, बट इसका एक लॉजिक भी है जो कि अभी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में। बट इम्पॉर्टेंट है, पहले बता रहे हैं, ठीक है? हाँ, आप बता दीजिएगा, हम तो बताएंगे, हम तो कुछ नहीं छोड़ने वाले।
ठीक है, हम जो प्रॉमिस किए हैं वो प्रॉमिस के हिसाब से हम चलेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? थर्ड लेवल समझ में आ गया ना? आगे बढ़े? चलो, डेडलॉक, डेडलॉक क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक है भाई डेडलॉक में। डिटेक्शन और रिकवरी। देखो, डेडलॉक, हाँ वही तो लिखे। अच्छा सॉरी 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 सॉरी। हाँ तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो डायग्राम हटा के फिर वो जो डायग्राम पूरा बनाएंगे नहीं, बट वो डायग्राम जो होता है डेडलॉक जहाँ पे आता है मोस्टली वहाँ पे इस टाइप से एक लूप बन जाता है। यहाँ पे रिसोर्स है, यहाँ दो प्रोसेस है, यहाँ रिसोर्स है, मतलब प्रोसेस है, यहाँ पे ऐसे करके कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे ना एक प्रकार से लूप बन जाता है कि ये इसके पास R1 है। ठीक है, मतलब इसके पास R1 है और ये वाला इसको चाह रहा है, इसको चाह रहा है, और इसके पास ये वाला है और इसको ये चाहिए। तो एक टाइप का ना लूप बन जाता है, मतलब एक टाइप का लूप बन जाता है, और यहीं पे आता है डेडलॉक। यही तुम्हारा होता है डेडलॉक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, अगर यहाँ पे अगर कोई डेडलॉक आ जाए, मतलब डेडलॉक आने के बाद अगर यहाँ पे डेडलॉक आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक प्रोसेस को किल कर देंगे। मतलब कि अगर मेरे को ऐसा कोई सिचुएशन मिल जाए जहां पे एक लूप बन जाए और वहां पे दो प्रोसेस या ज्यादा ही प्रोसेस अगर है, तो वहां पे ऐसा प्रोसेस को हम किल कर देंगे जिससे डेडलॉक खत्म हो जाए। समझे कि हम क्या बोले? कि जहां पे ऐसा कंडीशन मिला जहां पे डेडलॉक अगर हो गया है, वहां पे हम पहले चेक करेंगे कि कौन सा प्रोसेस को मारने के बाद या किल करने के बाद में डेडलॉक खत्म हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग किल कर देंगे। ठीक है, तो अब तुम बोलो ये क्या प्रैक्टिकल है? तुम लैपटॉप में 4 गो सॉफ्टवेयर ऑन किए हो, अगर बाई चांस डेडलॉक हो गया, तुम्हारा एक सॉफ्टवेयर अपने आप बंद हो गया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो बहुत डेंजरस है। अब वो सॉफ्टवेयर कौन सा हो सकता है कि अच्छा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर तुम्हारा कोई बैंक का सॉफ्टवेयर हो सकता है, और उसी को बंद कर दिया, तो प्रॉब्लम है ना। तो ये भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसीलिए समझे कि हम जो बोले क्लियर हुआ? बोलो, बताओ चैट में एक बार, रिपीट करें। ठीक है, समझो एक बार, ध्यान से समझो। देखो, जैसे हम जब भी कोई डेडलॉक कब आता है, एक यहाँ तुम्हारा प्रोसेस है, एक यहाँ रिसोर्स है, एक यहाँ प्रोसेस है, एक यहाँ रिसोर्स है। ठीक है, ये इसके पास ये रिसोर्स है और इसको ये चाहिए, मतलब यहाँ पे डायग्राम गलती हो गई, इसके पास ये रिसोर्स है, इसको ये चाहिए, और इसके पास इसके पास, हाँ इसके पास ये रिसोर्स है और इसको ये चाहिए। मतलब यहाँ पे एक प्रकार से लूप बन जाता है, जहां पे मेरे को दिखता है कि एक प्रोसेस एक को चाहता है और एक उसके पास है। सेम विद दिस, इसके पास एक है और एक इसको चाहता है, तो उसके पास दोनों है ही नहीं। तो यहाँ पे एक लूप बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पे डेडलॉक आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेडलॉक बनने के बाद हम लोग ऐसा प्रोसेस ढूंढेंगे जिसको मारने के बाद या जिसको खत्म करने के बाद वो डेडलॉक खत्म हो जाए। जैसे मान की यहाँ पे P1 P2 है, P1 यहाँ P2 है, तो अगर अगर हम इसको मार दें, इसको अगर हम किल कर दें, तो जो P2 था उसके पास ये रिसोर्स था इसके पास, और ये इसको चाहिए था। अगर हम इसको मार दें, तो जो असाइंड रिसोर्स था इसको, वो तो खत्म हो जाएगा ना, मतलब ये रिसोर्स खाली हो जाएगा। तो अब तो इसको मिल जाएगा ना, ये इसको मिल जाएगा। तो जब इसके पास ये है और इसको मिल जाएगा ये वाला, तो डेडलॉक खत्म हो गया। यहाँ पे इसको वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे को यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक प्रोसेस को किल करना पड़ रहा है, मतलब एक प्रोसेस को पूरा पूरी बंद करना पड़ रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक डिटेक्शन या रिकवरी। अब समझ में आया क्या? बताओ चार्ट में। बस हम लोग प्रोसेस को किल कर रहे हैं,
टू रिकवर, या बोल सकते हो कि टू क्या बोलते हैं, रिमूव डेडलॉक। बट ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रोसेस को किल नहीं कर सकते। प्रोसेस अगर वहां चल रहा है तो उसको मार नहीं सकते, इट कांट हैपन। ठीक है, डायग्राम छोड़ देते हैं, लोग सब बाद में रेफर करते हैं इसको। यहाँ लिखते हैं we detect the deadlock, and if we got it, then we kill one process which makes it deadlock free, and after killing the process we again check if deadlock still exists. If it is, then we again kill another process and so on. मतलब देखो यहाँ पे तो हम एक प्रोसेस को किल किए, इसको किल करने के बाद मेरे को डेडलॉक खत्म हो गया। बट तुमको आगे जाके बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डायग्राम मिलेगा जहाँ पे मल्टीपल रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेस चाहिए, और मल्टीपल रिसोर्स के पास मल्टीपल प्रोसेस होता है। तो वहां पे अगर तुम एक को किल करोगे ना, तब भी वहां डेडलॉक खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग बस प्रोसेस को किल करते जाएंगे। एक को किल किए, डेडलॉक खत्म नहीं हुआ, फिर चेक किए, डेडलॉक खत्म नहीं हुआ, फिर किल किए, फिर चेक किए, फिर किल किए, फिर चेक किए। जब तक हम वो काम करते हैं, तब तक जब तक वो डेडलॉक खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस को हम किल करते जाएंगे। तो तुम सोच के बताओ, क्या ये इफेक्टिव तरीका है डेडलॉक खत्म करने का? कि तुम डेडलॉक खत्म करने के लिए एकदम सबको खत्म कर दे आ रहे हो, प्रोसेस को ही खत्म कर दे आ रहे हो। तो इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं होता है ये सब। ठीक है। लाइन लिख देते हैं, इट हैम्पर्स the performance of the system. Performance. ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? बताओ, जो हम लोग चारों चारों पढ़े डेडलॉक हैंडलिंग के लिए, चार कंडीशंस पढ़े या चार तरीका पढ़े, वो चारों तरीका सबको क्लियर है क्या? बताओ, सब कोई बताओगे? वही दो तीन लोग क्यों बोलता है, और लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो। चलो, बढ़िया है, समझ में तो आई थिंक आ रहा है सबको। तो अगर हम एक बार सिलेबस खोले तो देखते हैं क्या क्या हो गया। देखो, हैंग करता है यार, रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे ना हैंग करता है। देखो, डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स खत्म हो गया, डेडलॉक ऊपर जितना ही पढ़ा है सब खत्म हो गया लगभग। हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, पार्टीशंस, मेमोरी एलोकेशन, वर्चुअल मेमोरी, फिर ये सब कुछ तक बचा हुआ है। इसके अंदर हम लोग अभी ये खत्म करेंगे, ये खत्म करेंगे, थ्रैशिंग, सेगमेंटेशन, बस। उसके बाद जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है, वर्चुअल मेमोरी ये हल्का बड़ा है, तो ये दो टॉपिक और ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे छुट्टी के बाद। ठीक है, अभी हम लोग ये सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो। और जो टॉपिक छोटे भी हैं वो उतना बड़ा टॉपिक है नहीं, लाइक वो एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ऐसा टॉपिक है। मतलब तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा। और जो जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिलेबस हम घटा दिए। ठीक है, जितना टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं हम सब पढ़ाएं, और टॉपिक से बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तुम कहीं भी चल जाओ किसी प्रकार का इंटरव्यू में, नॉट लाइक जो तुम होता है ना अमेजोन का इंटरव्यू में, इससे बाहर नहीं आएगा जितना हम पढ़ाएं। ठीक है, तो बस मेरे को वही चाहिए था।
पेजिंग उसी के अंदर आता है, लिखा ना पार्टीशन मेमोरी लोकेशन, इसी के अंदर पेजिंग आता है। पेजिंग के बाद ही सेगमेंटेशन आता है। हाँ, तो एक काम करो, एक 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? हम व्हाट्सएप ग्रुप में तुम लोग मीटिंग मत लीव करो, 10 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद फिर हम मीटिंग मतलब ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे कि स्टार्ट हो गया क्लास, तुम लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के अंदर बहुत सारा टॉपिक आता है, ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। तो हम बताए थे लाइक स्टार्टिंग के क्लासेस में रिकॉर्डिंग किसको चाहिए, आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, जो पोर्शन रिकॉर्ड हो गया वो हो गया। देखो हाँ, स्टार्टिंग के क्लास में बताए थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम भैया जो इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक का टिक कर दीजिए। कहाँ पे टिक करना है? यहाँ पे नोट्स में ही, अच्छा ठीक है, कैसे टिक मारते हैं? स्टार, गंदा स्टार। अरे ठीक है, तो जब तुम नोट्स बनाओगे ना उस टाइम वहाँ मेंशन लिख लेना, इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हम बताए थे कि लाइक ओएस में मेमोरी हम लोग किसको बोलते हैं बताओ? प्राइमरी मेमोरी को कि सेकेंडरी मेमोरी को? मेन मेमोरी को प्राइमरी को बोल सकते हो। और प्राइमरी के अंदर कौन सा मेमोरी आता है बताओ? रैम, और सिर्फ रैम नहीं आता है, और भी है। प्राइमरी के अंदर 3 आता है, कैशे, रैम एंड रजिस्टर, करेक्ट, ठीक है? प्राइमरी के अंदर हम लोग मोस्टली प्राइमरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और सेकेंडरी उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, और पढ़ेंगे बट उसके बारे में भी हम लोग जो होता है ना डिस्क जो पढ़ेंगे उसी के बारे में पढ़ेंगे, बट वो बहुत कम पूछते हैं, लाइक इंटरव्यू में चाहे कोई एग्जाम में मोस्टली पूछते हैं कि प्राइमरी में तुम क्या कर रहे हो, प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या होता है तुम लोग के? प्राइमरी प्राइमरी के अंदर होता है रजिस्टर, कैशे एंड रैम, ठीक है? तो हम लोग बस इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ वी मैनेज आवर मेमोरी, मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे एक बार ध्यान से एक बार बात समझो कि जब भी कोई प्रोग्राम या प्रोसेस वो होता है या मतलब वो रिसाइड करता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? सीपीयू। और जब सीपीयू एग्जीक्यूट करने के लिए उसको बुलाएगा, तो वो सेकेंडरी मेमोरी से उठ के आएगा रैम के अंदर, ठीक है? तो जो वो आता है ना, जो रजिस्टर कैशे जो होता है, कैश मेमोरी, उसका काम बहुत कम होता है, तो हम लोग बेसिकली या मोस्टली पढ़ने वाले हैं रैम के बारे में, कि सेकेंडरी मेमोरी से रैम के अंदर कैसे प्रोसेस आता है और सीपीयू को कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट स्टडिंग अबाउट द मेमोरी वेयर सीपीयू आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस, ठीक है? तुम लोग मोस्टली पढ़ने वाले हैं रैम के बारे में, क्लियर है क्या? चलो, तो it is a kind of method to manage various kind of memories of our system, ठीक है? मेमोरीज मतलब जो हम लोग का जो प्राइमरी मेमोरी है उसके बारे में, ठीक है? सिस्टम मतलब प्राइमरी है उसके बारे में। मेथड दैट
या जो ऊपर हम लिखे हैं उसी का बस एक अलग वर्जन है, मेथड ऑफ मैनेजिंग दी प्राइमरी मेमोरी मोस्टली। ठीक है, हम लोग सेकेंडरी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। गोल क्या है इसका? इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। मतलब हम लोग जो मेमोरी है, मेमोरी मतलब रैम, कि उसको हम लोग कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहले एक डायग्राम थोड़ा समझो, थोड़ा डायग्राम। जैसे ये तुम्हारा हो गया सीपीयू, ठीक है, ये आपका हो गया छोटा सा रैम, ये उससे भी छोटा कैश मेमोरी, और ये उससे भी छोटा रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे आता है सेकेंडरी मेमोरी, सबसे बड़ा। बट ये जो तुम्हारा ये है रैम, रजिस्टर, सीपीयू एंड ये कैश मेमोरी, ये आपस में होता है कनेक्टेड। मतलब एक सर्कल के अंदर क्या बोल सकते हो कि आपस में ये लोग होता है कनेक्टेड। ठीक है, सीपीयू होता है कनेक्ट किसके साथ? रैम के साथ। सीपीयू होता है कैश के साथ, सीपीयू होता है रजिस्टर के साथ। बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सीपीयू एंड सेकेंडरी मेमोरी, नो रिलेशन। इसीलिए हम लोग को यहां से प्रोसेस या प्रोग्राम को उठा के रैम में लाना पड़ता है एग्जीक्यूट करने के लिए। अरे क्या मिट गया? छोड़ो। तो बस समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? कि जो तुम्हारा सीपीयू होता है वो होता है कनेक्टेड रैम के साथ, रजिस्टर के साथ और कैशे के साथ। बट सीपीयू डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है सेकेंडरी मेमोरी के साथ। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे तुम्हारा जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, तो उसको हम लोग रैम के अंदर लेके आते हैं टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। रैम के अंदर हम लोग लेके आते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये डायग्राम थोड़ा थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है इससे क्या है क्या नहीं? बताओ। ये तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी, ये है रैम, ये है कैशे, और ये है रजिस्टर। ठीक है, और ये है सीपीयू। समझे? तो सीपीयू डायरेक्टली कनेक्टेड है रैम के साथ, कैशे के साथ, रजिस्टर के साथ। और जो रैम में होता है वो प्रोग्राम कहाँ से आता है? सेकेंडरी मेमोरी से। जब भी कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसको उठा के पहले रैम के अंदर लेके आओ, उसके बाद सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक होता है डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग, इसका मतलब समझने से पहले ये समझो, तुम्हारा प्रोसेस डायग्राम जो होता है, जैसे अगर हम यहाँ ये करें, जैसे मान की हम एक एग्जांपल तुमको दें कि जो हमारा रेडी क्यू होता है, रेडी क्यू याद है ना, वो जो उसके अंदर हम लोग पढ़े थे प्रोसेस स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तुम्हारा ये है सीपीयू है, और रेडी क्यू मतलब समझो ना कि ये रैम ही है। ठीक है, तुम्हारा एग्जीक्यूट कहाँ पे हो रहा है? रैम के अंदर। तो तुम एक बार समझो कि अगर हम लोग चाह रहे हैं कि सीपीयू के अंदर हम लोग का जो एक मोटिव सबसे बहुत पहले से था कि सीपीयू कभी भी उसको आइडल नहीं बैठाना है। मतलब सीपीयू को खाली छोड़ना ही नहीं, उसको हमेशा कुछ ना कुछ काम देते रहो। तो अगर हम रेडी क्यू के अंदर कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए भेजे, ठीक है, भेजे और भेजे और भेजे, एक टाइम के बाद जो प्रोसेस है वो आगे निकल गया आईओ करने के लिए या अपना कुछ काम करने के लिए। और अगर मेरा सीपीयू उस टाइम पे खाली है तो यहाँ फिर चेक करेगा रेडी क्यू के अंदर कि अगर कोई प्रोसेस बचा हुआ है तो उसको उठा के हम फिर से यहाँ पे ले आएंगे। लेकिन अगर इस रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस रहा ही नहीं, तो सीपीयू किसको किसको लेके आएगा यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए?
किसी को लेके नहीं आ पाएगा, मतलब उस टाइम पे सीपीयू खाली बैठ जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोसेस को रेडी क्यू में जितना हो सके उतना भरते रहो, ठीक है, उसको रोको नहीं, मतलब उसको खाली छोड़ना ही नहीं है। सेव विथ यहाँ पे इस मेमोरी के अंदर, सेकेंडरी मेमोरी से यहाँ से लेके रैम के अंदर हमेशा इस लाइक यहाँ पे रैम को ना कभी खाली छोड़ना ही नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डालते रहना है, ठीक है। मतलब भले ही मेरे पास रैम छोटा ही है, बट वहां पे रैम को कभी खाली छोड़ना ही नहीं है, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ प्रोसेस होना ही चाहिए, ताकि सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर पाए, सीपीयू कभी खाली नहीं बैठ पाए। समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? बताओ मेरे को चैट में एक बार, सब कोई। मतलब यहाँ हम वही बोलना चाह रहे हैं कि लाइक यहाँ जो सीपीयू है वो अगर एक टाइम पे एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद अगर वो प्रोसेस कहीं बाहर निकल गया, आईओ करने चला गया, तो रैम के अंदर प्रोसेस होना चाहिए अलग से, जो बैठा हुआ है रेडी कि मेरे को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग करेंगे रैम के अंदर, कभी रैम को खाली छोड़ेंगे ही नहीं, यहाँ पे प्रोसेस भरते रहेंगे, भरते रहेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब जितना तुम प्रोसेस डालोगे रैम के अंदर, उतना उसका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगा, समझे? तो हम लोग क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस मस्ट बी स्टेड इन रैम टू यूटिलाइज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। समझ में आया क्या हम क्या बोले? बताओ मेरे को चैट में एक बार। बढ़िया। इसका हम एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कि degree of multi-programming says that fetch as many programs from secondary memory and put it into main memory for higher CPU utilization। ये क्लियर है क्या? ये अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे दिक्कत होगा, कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिग्री ऑफ मल्टीप्लाई हम लोग आगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट में यूज करने वाले, ये कॉन्सेप्ट जो है डिग्री ऑफ मल्टीप्लाई क्या होता है। सिंपल है, बस हम क्या चाहते हैं कि रैम के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस कभी खत्म ही ना हो, यहाँ पे प्रोसेस आते रहे, जितना ज्यादा उसमें भरेगा उतना अच्छा है सीपीयू के लिए, क्योंकि सीपीयू एक टाइम पे एग्जीक्यूट तो कर रहा है, उस टाइम प्रोसेस कहीं बाहर निकल गया, कुछ और करने के लिए चला गया, तो सीपीयू को आइडल नहीं बैठाना है। बस रैम के अंदर हमारे पास कुछ ऐसा होना ही चाहिए जो सीपीयू को जाए और एग्जीक्यूट करते रहे, सीपीयू कभी रुके ना, और रैम कभी खाली ना हो। तो जितना मेमोरी हम जितना प्रोसेस को हम डालेंगे सेकेंडरी से रैम के अंदर, उतना उसका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगा। समझे क्या? बताओ मेरे को चैट में एक बार। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इससे एक फायदा यही होता है कि इफिशियंसी efficiency will increase of the system and number of processes should increase। प्रोसेस बोल रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, वो रैम के अंदर है। अगर प्रोग्राम बोलते तो वो कहाँ होता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, तो यहाँ बोल रहे हैं प्रोसेस, मतलब ये सब रैम के अंदर है। शुड इंक्रीज एंड द रैम साइज शुड ऑल्सो अवेलेबल। मतलब ऐसा ना हो कि इतना डाल दे कि रैम का साइज से बढ़ जा रहा है। एफिशिएंसी का प्रॉपर क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी मतलब ये है कि सीपीयू कभी रुकेगा नहीं, मतलब वो आइडल नहीं बैठेगा, तुम्हारा लैपटॉप कभी हैंग नहीं करेगा, वो अपना काम करते रहेगा। एफिशिएंटली मतलब बिना लैगिंग, बिना कोई इश्यू के वो अपना काम करते रहे, ठीक है। ऑल्सो अवेलेबल इनफ टू accommodate all the processes।
मतलब रैम के पास भी इतना स्पेस होना चाहिए कि वो प्रोसेसेस को एकोमोडेट कर सके। ऐसा ना हो कि रैम से लीक कर रहा है, बाहर निकल रहा है, पॉसिबल है ही नहीं। बट ऐसा लाइक अगर देखो, हम लोग जो बोलते हैं ना कि अगर रैम का साइज बढ़ेगा तो इफिशियंसी बढ़ेगा लैपटॉप का। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस रैम के अंदर ज़्यादा आ सकता है प्रोसेस, क्योंकि रैम मेरा बड़ा है। अगर वही मेरा रैम छोटा हुआ तो उसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं आ सकता है, इसीलिए तुम्हारा लैपटॉप स्लो होता है। ठीक है? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारा लैपटॉप में 4 जीबी रैम है तो ठीक ठाक चलेगा, बट अगर तुम्हारा लैपटॉप में 16 जीबी रैम है तो बहुत फास्ट चलेगा, क्योंकि एक टाइम पे उस रैम के अंदर बहुत सारा प्रोग्राम आ सकता है, स्पेस ज़्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? बताओ मेरे को चैट में एक बार। हम्म। तो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हम लोग ये एक काम कर सकते हैं कि रैम का साइज बढ़ा सकते हैं। बट तो यह थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि हम लोग एक लिमिट तक रैम का साइज बढ़ा सकते हैं, 16 जीबी, 32 जीबी, 64, उसके बाद फिर आई थिंक नहीं बढ़ा सकते। बट जो सेकेंडरी मेमोरी का स्पेस होता है 1 TB, 2 TB, उतना साइज का हम लोग मेमोरी नहीं रख सकते, तो बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है? तो एक लिमिट तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे भले मेरा प्रोग्राम तो है, बट ऐसा वो लेकिन कंडीशन या ऐसा सिचुएशन बिल्ड करना है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस कैन स्टेड इन रैम, सो दैट सीपीयू कैन नॉट बी आइडल। ठीक है? हाँ। तो देखते हैं और क्या होता है। कि यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो हम लोग पढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, क्या क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, सबसे पहले आता है कॉन्टिगुअस मेमोरी। कॉन्टिग्यूअस, नॉन कॉन्टिग्यूअस टाइप है इसका, मतलब ये टेक्निक्स है अलग अलग। ठीक है? सबसे पहले आ गया तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ पे आ गया नॉन कॉन्टिन्यूअस, नॉन कॉन्टिन्यूअस। और इसका भी दो टाइप है। कॉन्टिन्यूअस का एक टाइप है तुम्हारा स्टैटिक, या बोल सकते हो फिक्स्ड पार्टीशनिंग, फिक्स्ड पार्टीशनिंग। एंड सेकेंड तुम्हारा हो गया डायनेमिक या वेरिएबल पार्टीशनिंग, वेरिएबल पार्टीशनिंग। इसका एक वही नाम तुम्हारा अलग से लिख देते हैं। इसका दूसरा नाम है स्टैटिक, इसका नाम है डायनेमिक, तो डायनेमिक पार्टीशनिंग। ठीक है? और ये नॉन, इसके अंदर बहुत सारा आता है। सबसे पहला आता है तुम्हारा पेजिंग, देन आता है मल्टी लेवल पेजिंग, देन आता है सेगमेंटेशन, देन आता है इन्वर्टेड पेजिंग, एंड एक आता है लास्ट में सेगमेंटेड पेजिंग। पेजिंग का बहुत सारा टाइप है। सबसे पहला पेजिंग, सब पढ़ना वैसा नहीं है। ठीक है? अरे यार वो क्या रहा है इसके साथ? अरे
चूज क्या नहीं हो रहा भाई। हट। व्हाट द फक। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टू मूव कैनवस, जहां भी क्लिक कर रहे हैं यही लाइन आ जा रहा है। देख ये क्या। अच्छा कंफर्म हुआ। चलो देखो, तो उसके बाद आ गया तुम्हारा मल्टी लेवल पेजिंग, देन आ गया इन्वर्टेड पेजिंग, यहाँ लिखते हैं इन्वर्टेड पेजिंग। फिर आ गया सेगमेंटेशन, मोस्ट तुमको पढ़ना है सेगमेंटेशन और पेजिंग ही पढ़ना है। सेगमेंटेशन एंड लास्ट में आ गया तुम्हारा सेगमेंटेशन पेजिंग। सेगमेंटेशन पेजिंग दोनों का मिक्स है, हाइब्रिड। 1 2 3 4 5, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। और ये जो है ना कॉन्टिन्यूअस जो होता है बहुत पुराना है, लाइक अभी यूज नहीं होता है। मोस्टली हम लोग यूज करते हैं आज का जो लैपटॉप होता है, आज का जो कंप्यूटर होता है, उसमें होता है यूज नॉन कंटिन्यूअस। कंटिन्यू बहुत पुराना था, जो बहुत पहले होता है ना, वो मेन फ्रेम का नाम सुने हो? अभी एक टेक्नोलॉजी भी है जो बहुत सारा कंपनी यूज करता है मेन फ्रेम्स, बट बहुत लेगेसी डेटा है, मतलब क्या बोलते हैं, ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर या बहुत पुराना ओएस ये सब होता है। ठीक है, तो वहाँ होता है यूज, अभी ये सब यूज नहीं होता है। बट पढ़ाना तो मेरा काम है और पढ़ना तो मेरा काम है। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कॉन्टिन्यूअस पार्टीशनिंग। पहले ये समझो पार्टीशनिंग क्या होता है। पार्टीशन, जो जितना बार हम बोल रहे हैं पार्टीशनिंग पार्टीशनिंग, इसका मतलब है क्या? देखो हम लोग ना, जो रैम होता है, जो रैम होता है, ये रैम है, उसको यहाँ पे जो हम लोग एलोकेट करते हैं प्रोसेस, यहाँ पे जो हम लोग एलोकेट करते हैं प्रोसेस, जो हम लोग रैम ये होता है, ये क्या है? रैम। इसको हम लोग यहाँ पे जो एलोकेट करते हैं प्रोसेस, मतलब यहाँ प्रोसेस उठा के हम लेके आते हैं, तो हम रैम को ना लाइक ऐसा नहीं छोड़ते हैं कि वो पूरा एकदम ओपन है कि कहीं भी प्रोसेस आके एलोकेट हो सकता है, नहीं। हम क्या करते हैं, रैम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब पार्टीशनिंग में क्या होता है कि रैम को हम अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद हर एक पार्ट में प्रोसेस को एलोकेट करते हैं। रैम तुम्हारा सिंगल रैम नहीं होता है, तो जो सबसे ज्यादा स्पेस लेता है वो तुम्हारा हो गया ओएस वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि जब भी तुम लैपटॉप ऑन करते हो तो वो पहले सबसे पहले ओएस ही लोड करता है अपना रैम के अंदर। ठीक है, और लोड करने के बाद तुम जो भी ऑन करोगे उसका प्रोसेस जो है वो रैम का इस पार्टीशनिंग के अंदर आएगा। यहाँ तुम्हारा P1 है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई P1 है, तो अगर उसको आना भी होगा रैम के अंदर, तो ये उठ के यहाँ एक एक पार्टीशन में आएगा, रैम का पार्टीशन में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑन करने जैसे ऑन होता है वो अपने आप रैम को पार्टीशन कर देता है, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और उसके बाद हर प्रोसेस वहां पे आके एग्जीक्यूट होता है। मतलब रैम एक सिंगल एंटिटी नहीं है, रैम के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग काम होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे अगर P1 आया और इसके नीचे P2 आया, तो दोनों प्रोसेस के बीच में एक होता है आइसोलेशन, जो हम लोग पढ़े थे गोल्स ऑफ ओएस में।
कि वहां पे एक टॉपिक था आइसोलेशन प्रोटेक्शन। तो वो पाने के लिए हम लोग रैम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो प्रोसेस आएगा P1 यहाँ आएगा P2, तो दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों चलना चाहिए इंडिपेंडेंटली, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? बताओ मेरे को चैट में एक बार। बोलो, फिर से बताना है क्या? देखो, हाँ देखो 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 ध्यान से। जैसे हम लोग रैम के अंदर प्रोसेस को लेके आते हैं हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे गोल्स ऑफ ओएस के अंदर कि प्रोसेस मस्ट बी आइसोलेटेड एंड सिक्योर। तो वो पाने के लिए, वो अचीव करने के लिए हम लोग रैम को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टिशनिंग। रैम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, और वो अलग अलग पार्ट्स में प्रोसेस आके एग्जीक्यूट होता है। उससे फायदा क्या है कि अलग अलग प्रोसेस में कोई आपस में लिंक नहीं होता है। ठीक है, प्रोसेसेस जो होता है वो अपन इंडिविजुअली रन करता है। तो बस वही बोल रहे हैं कि जो ये पार्टिशनिंग हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब ये रैम को जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टिशनिंग। ठीक है, पढ़ेंगे हम ये और ये, इसमें डिफरेंस क्या है। लेकिन पहले ये बताओ कि पार्टिशनिंग समझ में आया कि नहीं, क्या होता है? बस रैम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, उसी को बोलते हैं पार्टिशनिंग। और उसके पीछे का रीजन वही है कि हमको अचीव करना है आइसोलेशन प्रोटेक्शन। ठीक है, बढ़िया। अब तुम देखो, ये तुम्हारा हो गया पार्टीशन का पार्ट। और अब तुम देखो, जैसे मान की अब आते हैं हम यहाँ पे, इसको उठा के नीचे लेके आओ। क्यों, कहीं जाना है क्या? ये तुम्हारा रैम है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले ऊपर जाएगा ओएस, बाकी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोसेस है अलग अलग, जैसे मान के यहाँ पे आ गया P1, P2, P3। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, जो पार्टिशनिंग हुआ है, जो यहाँ पे ओएस लिख देते हैं, यहाँ पे ओएस, जो तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस के अंदर जो पार्टिशनिंग हुआ है, उसमें क्या होगा कि अगर प्रोसेस आ भी रहा है ना, तो वो कॉन्टिन्यूअसली स्टोर होगा। मतलब जो रैम के अंदर पार्टिशनिंग हुआ है, कॉन्टिन्यूअस के अंदर रैम के अंदर जो प्रोसेस आएगा वो कॉन्टिन्यूअसली स्टोर होगा। मतलब यहाँ पे अगर P1 आया तो इसके जस्ट बाद P2 आएगा, फिर P3 आएगा। समझे कि P1, P2, P3 अलग अलग प्रोसेस है, तो वो एक एक करके क्या बोलते हैं, मतलब अपना अपना स्पेस देख के, बट एक के बाद एक आएगा। मतलब यहाँ P1 अगर आ गया तो उसके जस्ट बाद P2 आएगा, उसके जस्ट बाद P3 आएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, तो ये तुम्हारा हो गया मेन मेमोरी ब्लॉक। अब आते हैं नॉन कंटिन्यूअस में क्या होता है। नॉन कंटिन्यूअस में क्या होता है, तो ध्यान से एक बार, यहाँ भी रैम होता है वैसे ही, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड। ठीक है, बट ये जो ये वाला पार्ट है वो यूज्ड है, मतलब यहाँ पे कोई और प्रोसेस आके पहले बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखो नॉन कंटिन्यूअस में क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं पहले। ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ पे P1, P2, P3 अलग अलग प्रोसेस था, यहाँ पे एक ही प्रोसेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोग डिवाइड किया ना रैम को, वैसे हम लोग डिवाइड करते हैं प्रोसेस को भी। ये क्या है, ये तुम्हारा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस था जो अलग अलग स्पेस देख के आ रहा था। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही प्रोसेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, बोल सकते हो थ्रेड जैसा। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा एक प्रोसेस है P, और यहाँ पे हम डाल दिए P1, फिर P2, फिर P3।
समझे? तो जहां भी स्पेस, अब यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूसली नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जहां भी उसको स्पेस मिलेगा, पी हम पहले P1 P को डिवाइड करिए अलग अलग स्पेस में, और P1 को अब जहां जगह मिलेगा वहां जाकर घुस जाएगा वो। यहाँ जगह मिला, यहाँ आके आ गया। P2 को यहाँ स्पेस नहीं मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ आके घुस गया। वैसे ही P3 को जहां जगह मिलेगा वहां जाके घुस जाएगा। यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूसली नहीं है कि P1 के बाद P2 आएगा। समझ रहे हो ना कि हम एक प्रोसेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, बोल सकते हो कि डिवाइड करते हैं थ्रेड में, और उसको जहां जगह मिलेगा वहां चल जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो कोई मतलब कॉन्टिन्यूसली ही स्टोर होगा। तो ये भी समझ में आ गया कि नॉन कंटिन्यूअस। आगे हम लोग बढ़े, चलो बढ़िया। तो जो कॉन्टिन्यूअस का सबसे फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स पार्टीशनिंग। तो इसके बारे में देखते हैं। पार्टीशनिंग, इसका सेकंड नाम क्या है? स्टैटिक पार्टीशनिंग। स्टैटिक पार्टीशन, गलती, देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो रैम होता है उसमें नंबर ऑफ पार्टीशन सेम होता है, मतलब फिक्स्ड होता है कि हम मतलब डिसाइड पहले से कर लिए कि रैम का कितना पार्टीशन होगा। देखो ध्यान से एक बार, तुम्हारा जो रैम होता है, प्रोग्राम आने से पहले, तुम्हारा जो प्रोग्राम आ रहा है ना, प्रोसेस, उसका आने से पहले हम ये डिसाइड कर लिए कि मेरा रैम के अंदर कितना पार्टीशन होगा। ठीक है, कि यहाँ पे पार्ट कितना पार्टीशन, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पार्टीशन है। एक है ना, ये इसको बंद काउंट करो, ये छोड़ दो, बाकी 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कितना पार्टीशन है? 5 पार्टीशन, 5 पार्टीशन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टीशन होगा फिक्स्ड होगा, मतलब जब भी प्रोसेस आएगा उससे पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि नंबर ऑफ पार्टीशन कितना होगा रैम का, तो वो तुम्हारा हो गया फिक्स्ड। ठीक है, लेकिन साइज ऑफ पार्टीशन, जिसका देखो साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, इसका हल्का और बड़ा है, तो साइज ऑफ पार्टीशन में डिफर। अगर तुम इसको ऐसे बनाओ प्रोसेस रैम को, तो ऐसे भी हो सकता है, लाइक तुम्हारा इक्वल पार्टीशन भी हो सकता है। ठीक है, जितना जगह ही लेगा उतना ही जगह ही लेगा, उतना ही जगह ही लेगा, उतनी ही जगह ही लेगा, इस तरह का पार्टीशन हो सकता है। यहाँ पे साइज आर सेम, यहाँ पे साइज आर नॉट सेम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि here partition size is not same, बट यहाँ पे क्या है, here partition, किसका पार्टीशन? रैम का पार्टीशन, पार्टीशन साइज इज सेम। तो फिक्स में यही होता है तुम्हारा, फिक्स में नंबर ऑफ पार्टीशन सेम होता है बट साइज ऑफ पार्टीशन कैन बी डिफर। पॉइंट्स यहाँ लिखते हैं क्या? सबसे पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ, यहाँ देखो कितना पार्टीशन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ही है ना, इसके भी तुम 5 कर दो, या इसको ना एक काम करो, अरे यार हट, इसको बिठा दो, हो गया ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ठीक है, यहाँ पे देखो साइज ऑफ पार्टीशन डिफर, साइज ऑफ पार्टीशन सेम, बट नंबर ऑफ पार्टीशन यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ भी 4 है, ऊपर का बात काउंट करना बस। ठीक है, यहाँ पे 4 पार्टीशन, मतलब नंबर ऑफ पार्टीशंस are fixed. Second point, size of each partition may or
मे नॉट बी सेम। थर्ड पॉइंट जाने से पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। देखो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया क्या? बता मेरे को चैट में एक बार, बोलो। हम्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका हम साइज रख दिए 8 MB, इसका भी साइज 8 MB, क्योंकि फिक्स पार्टीशन है, साइज सेम है सबका। यहाँ पे 8 MB है और यहाँ भी 8 MB, ठीक है 8 MB। बट यहाँ पे देखो इसका साइज कर दिए हम 16 MB, इसका 10 MB, इसका 4 MB। हाँ, ये 5 मान लो, और इसका हम कर देते हैं 8, ठीक है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, थोड़ा समझने के लिए समझो। यहाँ पे जैसे मान कि मेरे पास एक प्रोसेस आया, ये हमारे पास एक प्रोसेस आया, हम इसका एग्जांपल लेके चल रहे, ठीक है। प्रोसेस आया, उसका जो साइज है वो तुम्हारा साइज है 4 MB। तो बताओ वो कौन सा ब्लॉक में जा सकता है, बताओ। थर्ड ब्लॉक में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। और लोग बोलो, क्या बोलते हो तुम लोग? यार P2 का तुम्हारा कोई प्रोसेस है, ठीक है, 4 MB का इसका साइज है, तो हम लोग को वो ढूंढना है कि इसके लिए बेस्ट पार्टीशन कौन सा होगा। वो सर्च करता है ऊपर से कि मेरे लिए सबसे कम स्पेस में, मतलब कौन सा स्पेस में हम एलोकेट भी हो जाएंगे और कम से कम स्पेस अनयूज्ड होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 16 MB है, यहाँ डालने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ डालने से कोई फायदा नहीं है 10 MB वाला में, जहाँ सब में सकता है, लेकिन बेस्ट 3 रहेगा। हाँ, जहाँ सब में सकता है, बट बेस्ट रहेगा तुम्हारा 5 MB वाला, वहां पे अनयूज रहेगा 1 ही MB, ठीक है। तो वो ऐसा ढूंढेगा पार्टीशन जहां पे उसको कम स्पेस अनयूज बचे। तो अगर हम P2 को यहाँ पे डाल दें, अगर हम P2 को यहाँ पे डाल दें तो क्या होगा? अगर हम P2 को यहाँ पे डाल दें तो मेरे पास एक यहाँ पे 1 MB खाली बच जाएगा, इस स्पेस के अंदर मेरे पास 1 MB खाली बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एक और हम प्रोसेस लेके आए जिसका साइज है 14 MB, P3 लेके आए, जिसका साइज है 14 MB। तो अब बताओ वो कहाँ जा सकता है? वो जा सकता है फर्स्ट वाला में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया P3। जब यहाँ P3 आया तो यहाँ साइज लिया 14 MB और 2 MB यहाँ बच गया, तो 2 MB यहाँ पे स्पेस बच गया। तो यहाँ पे देखो, जो फिक्स्ड पार्टीशन में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसका लिमिटेशन क्या हो रहा है। जब भी तुम कोई प्रोसेस को लेके आ रहे हो, फिक्स्ड में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम डिवाइड करते रहे पहले ही, ठीक है, जब प्रोसेस आ रहा है उससे पहले डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब फिक्स पार्टीशन करने के बाद जब हम प्रोसेस को लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो स्पेस बच रहा है, देखो यहाँ 1 MB बच गया, यहाँ पे 2 MB बच गया। इसी प्रकार से तुमको बहुत सारा स्पेस खाली बच जाएगा, मेमोरी वेस्टेज होगा, और वही प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। फिर से बोलते हैं, तुम यहाँ प्रोसेस को लेके आए, पहले तुम्हारा यहाँ फिक्स्ड पार्टीशनिंग है, इसके अंदर क्या होता है कि रैम पार्टीशन होता है पहले से ही, ठीक है, पहले से ही। यहाँ पे जब प्रोसेस आया, प्रोसेस आने के बाद यहाँ पे देखा कि यहाँ डालने के बाद यहाँ वेस्टेज हो रहा है, मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है, और इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से एक बार देखो कि जैसे मान कि हम एक और प्रोसेस लेके आते हैं, P4। P4 ले आए, इसका साइज तुम्हारा है 9 MB। बताओ कहाँ पे जाएगा, बोलो। सेकंड में आएगा, तो यहाँ डाल दिया P4, स्पेस लिया 9 MB, मतलब यहाँ भी 1 MB बच गया, यहाँ भी 1 MB स्पेस बच गया। ठीक है। अब फिर से हम एक और प्रोसेस लेके आए, P5। उसका साइज हम डाल दिए 6 MB, जाएगा 4 में, तो यहाँ पे आ गया P5। और यहाँ पे जो उसका साइज है 8 MB था, 6 MB डाले, मतलब 2 MB बच गया फिर से। ठीक है, तो ऊपर में बचा 2, यहाँ पे 1, 3, 4, 5, 6। ध्यान से देखना, देखो ये जो वेस्टेज हो रहा है, मेमोरी वेस्टेज, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, अब सुनो ध्यान से। हम यहाँ P2 लेके आए, P3 लेके आए, P4 लेके आए, P5 लेके आए, सबका अलग अलग साइज था, अलग अलग अपना मेमोरी स्पेस देख के चल गया। अब अगर हम एक और प्रोसेस लेके आते हैं P6, एक और लेके आते हैं P6, जिसका साइज हम रखते हैं कितना, 2, 2, 4, 2, 6, एक साथ, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम P6 का साइज रखते हैं 6 MB, तो ध्यान से देखना, मेरे पास स्टोरेज है 6 MB का। देखो यहाँ पे 2 MB, यहाँ पर 2 MB, यहाँ पे 1 MB, यहाँ पे 2 MB, कैसे 1 MB ना, यहाँ पे 2 MB, यहाँ पे 1 MB, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2, मतलब 2, 2, 4 और 2, 6। मेरे पास रैम के अंदर, पूरा रैम के अंदर मेरे पास 6 MB का स्टोरेज खाली है, तब भी हम P6 को एलोकेट नहीं कर सकते। समझो ध्यान से, मेरे पास पूरा रैम के अंदर 6 MB का स्पेस खाली है, तब भी हम P6 को एलोकेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्टिशनिंग होता है, वो तुम्हारा होता है फिक्स्ड, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। और वो तुम्हारा होता है पहले से, तुम डिसाइड उसको बाद में नहीं कर रहे हो, मतलब प्रोसेस का साइज देख के नहीं कर रहे हो, तुम पार्टीशन कर दे रहे हो पहले से। और पार्टीशन करने के बाद जब प्रोसेस एलोकेट हो गया, उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि मेरे पास 6 MB पूरा रैम में खाली है, तब भी हम P6 को एलोकेट नहीं कर सकते। मतलब वी हैव स्टोरेज, बट वी कैन नॉट एलोकेट द सेम साइज स्टोरेज ऑफ प्रोसेस, एंड दिस प्रॉब्लम, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। समझ में आया क्या? बताओ मेरे को चैट में एक बार कि इंटरनल क्या होता है फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। दोनों क्लियर है क्या? दोनों बोलो चैट में, बताओ। कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूज हो गए। अच्छा, एक बार हम फिर से क्लियर करते हैं। समरी छोटा सा, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फिर से बता रहे हैं, देखो। सबसे पहले हम बताएं कि ये तुम्हारा फिक्स्ड पार्टीशनिंग, मतलब इसके अंदर जो पार्टीशनिंग होगा, पहले से पार्टीशनिंग होगा, मतलब प्रोसेस आने के पहले। ठीक है। और तुम्हारा जो पार्टीशनिंग का साइज होगा वो तुम्हारा फिक्स्ड होगा। यहाँ 1, 2, 3, 4 पार्टीशनिंग है, मतलब वो 4 ही पार्टीशनिंग होगा। ठीक है। फिर हम प्रोसेस लेके आए, यहाँ मेरा साइज 16 MB, 10 MB, 5 MB और 8 MB। मेरा आया प्रोसेस 4 MB का सबसे पहले, तो उसको हम देखें कहाँ पे बेस्ट फिट हो सकता है, तो हम डाल दिए 5 MB का स्पेस में, तो यहाँ मेरे पास 1 MB बच गया। फिर आया P3, वो उसका स्पेस था 14 MB, उसको डाल दिया यहाँ पे, मतलब यहाँ एलोकेट हो सकता है, और यहाँ पे 2 MB फिर से स्पेस बच गया। फिर लाए हम P4, उसका साइज 9 MB, यहाँ पे डालें, यहाँ भी एक स्पेस बच गया 1 MB। फिर लाए हम P5, 6 MB, उसको हम डाल दिए यहाँ पे 2 MB बच गया। तो जो ये स्पेस बच रहा है, जो यहाँ मेमोरी वेस्टेज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। और सेकेंड, कि यहाँ पे जब सब कुछ होने के बाद यहाँ मेरे पास 6 MB का स्टोरेज है पूरा रैम के अंदर, 6 MB का मेरे पास स्टोरेज है, तब भी हम P6 को एलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा रैम का जो पार्टीशनिंग है वो तुम्हारा कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पे फिक्स्ड है। तो जो मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है, मेरे पास 6 MB का स्टोरेज तो है रैम के अंदर, बट हम 6 MB का प्रोसेस को वहां एलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग अलग है।
एक ही जगह नहीं होता है। और कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है कि प्रोसेस अलग अलग डिवाइड नहीं होता। यहाँ देखो, प्रोसेस को हम अलग अलग डिवाइड यहाँ पे नहीं करते हैं ना, वो अलग अलग एक ही जगह जाता है, एक ही स्पेस में जाता है। ठीक है, तो हम अलग अलग उसको डिवाइड कर नहीं डाल सकते। मतलब 6 MB को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए, 2-2 MB करके, और उसको डाल दिए ना, क्योंकि ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको, ये प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। आप समझ में आया क्या? बोलो, अब क्लियर है कि नहीं? सबको बोलो यार। तो जहां 2 MB खाली है वहां 2 MB का प्रोसेस डाल सकते हैं। यहाँ पे 6 MB का प्रोसेस आया, अगर 2 MB का प्रोसेस आया तब भी तुम उसको नहीं डाल सकता। क्योंकि हम क्या बताए थे कि एक कॉन्टिन्यूअस के अंदर एक स्पेस में बस एक ही आएगा प्रोसेस। देखो ध्यान से, वहां पे P2 नहीं आ सकता, वहां पे P2 नहीं आ सकता है। तो अगर तुम यहाँ स्पेस, जैसे मान के यहाँ 2 MB का स्पेस बचा है मेरा इसमें, तो तुम यहाँ 2 MB का भी प्रोसेस नहीं डाल सकते हो, क्योंकि एक पार्ट में बस एक प्रोसेस आएगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? चलो। यहाँ तक समझ में आ के रहा सबको? आगे बढ़े हम लोग। बोलो। बढ़िया। तो ये तुम्हारा लास्ट जो पॉइंट था, यहाँ पे हम लिखते हैं, लास्ट जो पॉइंट था यहाँ पे होता है कि कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन, कॉन्टिन्यूअस इन कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन लेवल लिखते हैं हेयर, कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन हैपनिंग, सो स्पैनिंग इज नॉट अलाउड। अभी स्पैनिंग क्या होता है, देखो ध्यान से। स्पैनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान कि यहाँ तुम्हारा जो खाली स्पेस है, हम क्या करेंगे स्पैनिंग में, क्या करते हैं कि जैसे मान कि P3 यहाँ पे 2 MB बच गया, यहाँ पे बचा 1 MB, यहाँ बचा 1 MB, यहाँ बचा 2 MB। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस को उठा उठा के वहां डालेंगे जहां पे वो कम से कम वेस्टेज हो। मतलब बोल सकते हो ना कि जिस जो ये स्पेस यूज हो रहा है उसको हम डाल के ऊपर कर देंगे, और जो तुम्हारा खाली स्पेस होगा उसको नीचे कर देंगे। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो 6 MB वाला पार्ट है उसको हम बस एक जगह करना चाह रहे हैं। जो तुम्हारा 6 MB यहाँ बच रहा है, जो प्रोसेस यूज कर रहा है उसको एक साइड कर दो, और जो तुम्हारा खाली स्पेस है उसको एक साइड कर दो। उसको हम लोग बोलते हैं स्पैनिंग। लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस एलोकेशन। मतलब एक बार ये पार्टीशन हो गया उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक के अंदर, एक पार्टीशन के अंदर बस एक ही आ सकता है प्रोसेस। स्पैनिंग का मतलब समझ में आया कि नहीं? स्पैनिंग का मतलब सिंपल है, इसमें मतलब क्या हो रहा है ना कि जो प्रोसेस यूज हो रहा है, जो मेमोरी स्पेस ले रहा है, उसको बस तुम एक साइड कर दो, और जो खाली स्पेस है उसको तुम एक साइड कर दो। उसी को हम लोग बोलते हैं स्पैनिंग। ताकि जो 6 MB का वेस्टेज है, जो 6 MB का खाली स्पेस है, उसमें हम कोई और प्रोसेस को डाल सकते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन है। समझे? चलो, स्पैनिंग का मतलब लिख देते हैं आप कि स्पैनिंग some part of the process is in different part and some are in different। ठीक है, बट देखो, जो फिक्स्ड अभी तक अभी अभी यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि फिक्स्ड का जो लिमिटेशन क्या क्या होता है वो देखो। लिमिटेशंस ऑफ फिक्स्ड पार्टीशन, अभी जो हम दो बताएं क्या क्या है बताओ। पार्टीशनिंग,
बता सबसे पहले क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है ना। यस, फ्रेगमेंटेशन। क्या गलती लिखी है भाई, फ्रेगमेंटेशन। सेकंड, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। थर्ड में क्या होता है देखो, अभी तो हम ये बताएं कि जैसे मान कि यहाँ मेरे पास एक और प्रोसेस आया जिसका साइज है P7 का साइज है तुम्हारा 32 MB। तो अब देखो तो क्या यहाँ पे कोई स्पेस है जहां पे ये P7 अट सकता है? नहीं ना। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हारा प्रोसेस सबसे बहुत बड़ा आ जाए, जो पार्टीशनिंग का साइज से बड़ा आ जाए, तो वहां पे एलोकेट नहीं कर सकते। ये भी इसका एक लिमिटेशन। ठीक है, क्या है कि लिमिट इन प्रोसेस साइज। फोर्थ, अभी जो हम बताए थे कि जब यहाँ पे प्रोसेस जब भर जाएगा, जब P2 P3 P4 P5 भर गए यहाँ पे, तो मेरे पास भले ही स्पेस है 6 MB का, तब भी यहाँ पे P6 नहीं आ सकता है। मतलब ये क्या कर रहा है, हम क्या बताए थे कि रैम के अंदर जितना हो सके प्रोसेस को लेके आना है। ठीक है, उसको खाली छोड़ना नहीं है। तो यहाँ देखो तो 6 MB खाली भी है और ये प्रोसेस आ भी नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो कम हो जा रहा है। ठीक है, लिमिट ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये लास्ट पॉइंट समझ में आया कि नहीं? बताओ चार्ट में मेरे को एक बार। ये नेक्स्ट नोटेशन है। हाँ ये तो है, लाइक ये तुम्हारा है कि मतलब स्पेस यूज होने के बाद भी तुम P6 को यहाँ पे लेके नहीं आ रहे हो। बट ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसके चलते एक और प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हम यहाँ पे लिमिट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग घट जा रहा है ना, हम प्रोसेस यहाँ पे लेके नहीं आ पा रहे हैं स्पेस होने के बावजूद भी। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रोसेस रैम के अंदर हो, बट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। इसी को यहाँ पे बोल रहे हैं लिमिट ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्लियर है? बताओ सबको एक बार चैट में। एक सेकंड, कॉल अटेंड करके आता हूँ। हेलो, आगे बढ़े, क्या बोलते हो? कुछ ज्यादा ही समय हो गया, लेट्स एंड नाउ।
ये आप ऑफ कर दीजिए। थक गए तुम लोग हैं जी। भूख लग गया। देखो प्राची बोल रही है नहीं था कि अभी और पढ़ेंगे। हाँ, इतना समय नहीं है। अच्छा। हाँ, रात को भी आ सकते हो फिर से क्या? बताओ। नहीं, नेक्स्ट डे नहीं है, आज लास्ट ही है, पता है ना, कल मेरे को निकलना है भुवनेश्वर। कल मेरे को भुवनेश्वर निकलना है तो छोड़ दे, छोड़ दीजिए। रात में आओ ना, 1 घंटे के लिए आओ। ठीक है, खत्म हो जाएगा। अरे तो जब तुमको टाइम मिलेगा। नहीं हो पाएगा। नहीं आ पाएंगे भैया। अरे बात समझिए आप। अरे तो छोड़ दे और नहीं पढ़ाए, खत्म नहीं करे ओएस। ज्यादा बचा हुआ नहीं है, 1 घंटा में, 1 घंटा में आई थिंक खत्म हो जाएगा। यार देखो, हम ये बोल रहे हैं ना कि हम मतलब सिर्फ खींचने या पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। एक ऐसा भी टॉपिक हम नहीं छोड़ते जो जो तुमको आए इंपॉर्टेंट है, और उसको ऐसे पढ़ाते ताकि सबको समझ में भी आए। उसमें टाइम तो लगता है ना। हम 2 घंटे का जो कंटेंट होता है उसको हम 3 घंटा में पढ़ाते हैं, ताकि तुम लोग को सबको समझ में आए। अब तुम बोलते हो कि यार टाइम भी कम ले और फटाफट सिलेबस भी खत्म हो जाए, तो पॉसिबल नहीं ना है। सिलेबस खत्म करने का तुम एक हफ्ते में बस खत्म कर दे। ठीक है। रात में 1 घंटे के लिए आओ कभी तुम टाइम निकाल के, 8 या 9 बजे तुमको जब आना है। नहीं तो हम जो रात का क्लास है उसका रिकॉर्डिंग कर देंगे, क्योंकि लास्ट है यार, इसके बाद अब बहुत लंबा छुट्टी मिलेगा फिर तुम लोग को। ठीक है तो लास्ट में आओ, मतलब क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग इस काम कर देंगे, देख लेना अगर जो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। रात का टाइम बताते हैं कब आना है। ठीक है, आज खत्म कर देंगे बस, कंप्लीट कर देंगे। चलो फिर ठीक है, जाओ रेस्ट करो। टाटा बाय बाय, बहुत पढ़ लिया आज यार। चलो, बाय बाय।